नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीछे बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र एमसीक्यू देख रहे हैं, जो कि पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए, हम ज्योग्राफी देख रहे थे। इसमें हम इंटरनेशनल ज्योग्राफी में हम फर्स्ट पार्ट देख लिए थे। हम सेकंड पार्ट आज देखेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो शेयर कर दिया करिए, उन्हें तो ज़रूर किया करिए जिन्हें आवश्यकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो कौन करता है? मैक्सिको करता है। सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन कौन करता है? मैक्सिको। डिटेल देखते हैं। विश्व खनिज आंकड़ों के अनुसार प्रश्नकाल में दिए गए विकल्प मैक्सिको मरकरी यानी पारा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। वर्ष 2018 में मरकरी के उत्पादन में चीन प्रथम, मैक्सिको द्वितीय पे और तजाकिस्तान जो है तृतीय स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे चीन रहा है, दूसरे मैक्सिको रहा है और तीसरे तजाकिस्तान रहा है मरकरी उत्पादन में, यानी पारा के उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है? कौन उर्वरक खनिज नहीं है? तो टंगस्टन जो है उर्वरक खनिज नहीं है। बाकी तीनों है, नाइट्रोजन है, फास्फेट है, पोटास है, तीनों जो है खनिज है। टंगस्टन नहीं है। डिटेल देखते हैं। टंगस्टन एक उर्वरक खनिज नहीं है, यह धूमिल श्वेत रंग की धातु है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्बों के तंतुओं को बनाने काटने के औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि मिश्र धातुओं में होता है, जबकि शेष उर्वरक जो है खनिज है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो कहाँ होता है? चीन में। चीन में विश्व का सर्वाधिक सोना उत्पादन होता है। सोने का सर्वाधिक उत्पादन चीन में। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के अनुसार 2018 से 1918 में विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन करता है। 2017 में चीन में कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 13%, ऑस्ट्रेलिया में 9%, रूस में 8%, अमेरिका में 7%। सबसे ज़्यादा जो है स्वर्ण का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो चीन में। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में, फिर जो है रूस में। पहला जो है चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर रूस है। 3 याद कर लीजिए आप लोग। विश्व का राजनीतिक भूगोल देखते हैं जो क्वेश्चन बना है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। इसका डिटेल देखते हैं। अजरबैजान देश की राजधानी जो है बाकू है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेनिस शहर जो शहरों और पुलों से युक्त निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। वेनिस इटली का एक मुख्य नगर है जो नहरों और पुलों से युक्त है। इसे नहरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा जो है भूमध्य सागर पर नहीं है? तो किसकी सीमा समुद्री भूमध्य सागर पर नहीं है समुद्री सीमा? तो बेल्जियम की नहीं है, बाकी तुर्की की भी है, फ्रांस की भी है, यूनान की भी है। बेल्जियम की नहीं है।
किंगडम ऑफ बेल्जियम उत्तरी पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। बेल्जियम की समुद्री सीमा उत्तरी सागर से मिलती है, न कि भूमध्य सागर से। बेल्जियम की सीमा जो है फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, उसके बाद नीदरलैंड के साथ होती है। तुर्की, फ्रांस, यूनान की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो अल्पाइन देश इटली है। आल्प्स पहाड़ों के आसपास स्थित दोनों स्थित देशों को अल्पाइन देश कहते हैं। आल्प्स पहाड़ों के आसपास स्थित देशों को अल्पाइन देश के रूप में संदर्भित किया जाता है। वर्ष 1991 में अल्पाइन कन्वेंशन द्वारा परिभाषित अल्पाइन देशों में 8 देश शामिल है, जिसमें इटली है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है, जर्मनी है, स्लोवानिया है, मोनाको है। इन देशों में ही ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के पास पहाड़ी कवरेज का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? कौन सा है? तो बुल्गारिया जो है यूरोपीय देश है। बुल्गारिया यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। इसके पूर्व में काला सागर अवस्थित है। बुल्गारियन लेव इसकी आधिकारिक मुद्रा है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो सोफिया है। इसके पूर्व में काला सागर अवस्थित है। बुल्गारिया लेव इसकी आधिकारिक मुद्रा है। बुल्गारिया की जो है आधिकारिक मुद्रा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है। डिटेल देखते हैं। वेटिकन सिटी यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेटिकन सिटी पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जिसका क्षेत्रफल जो है केवल 4 हेक्टेयर है। यह इटली के शहर रोम में स्थित है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है और इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु जो है पोप का निवास यही स्थित है। पोप का निवास भी यही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? तो चीन है। चीन की सीमा जो है 14 देशों से लगती है। डिटेल देखते हैं। उपर्युक्त देशों में चीन सर्वाधिक देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ध्यातव्य है कि चीन की सीमा जो है 14 देशों से लगती है। जलवायु तथा मौसम देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है। डिटेल देखते हैं। सर्वाधिक वार्षिक वर्षण अमेजन बेसिन में होता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षण 200 सेंटीमीटर होती है। यह बेसिन विषुवत रेखीय प्रदेश में पड़ता है, जिसमें यहाँ वर्ष भर वर्षण होता है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसतन वार्षिक वर्षण जो है 110 सेंटीमीटर होता है, जबकि कनाडियन शील्ड और साइबेरियाई मैदान में अल्प वर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? तो कोहरा कहलाता है। वायुमंडल की निचली परत में विद्यमान छोटी छोटी जल की बूंदों, धुआं अथवा धूल कणों की सघन राशि जिससे अदृश्यता उपस्थित होती है, उसे कोहरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
टर्मिनल डॉपलर रडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। टर्मिनल डॉपलर रडार का किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। टर्मिनल डॉपलर रडार मुख्य रूप से खराब मौसम की जानकारी हासिल कर हवाई जहाज़ों को नीचे उतारने एवं उड्डयन में सहायता करता है। हालांकि कुछ मौसम वैज्ञानिक द्वारा भी TDR द्वारा एकत्र आंकड़ों का प्रयोग कर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो वर्षा मेघ को दर्शाता है निम्बस। डिटेल, निम्बस मेघ वर्षा मेघ को से संबंधित ये बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। काले रंग के एक घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इस बादल से वर्षण उत्पन्न होता है जो कि धरातल पर बारिश, ओला, बर्फबारी आदि के रूप में पहुंचता है। निम्बस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है वर्षा मेघ या वर्षा तूफान है। दुनिया का समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 24 क्षेत्रों में समय क्षेत्रों में बांटा गया है कुल। तो पूरी दुनिया को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में केवल एक समय क्षेत्र है। वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र जो है फ्रांस में है। फ्रांस में कुल कितना जो है समय क्षेत्र है? तो 12 है। टोटल टाइम जोन कितने हैं फ्रांस में? तो 12 है और यहाँ भारत में 1 है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट। भारत के मानक समय निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से किया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से किया जाता है। चूंकि दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, अतः भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। उल्लेखनीय है कि ग्रीनविच मीन टाइम को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है तथा शून्य के पूर्व और पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो कहाँ स्थित है? किस शहर के पास? तो लंदन के पास स्थित है ग्रीनविच। डिटेल देखते हैं। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन जो है ग्रीनविच मीन टाइम या मानक समय में 1 घंटे अर्थात 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे के अंतराल के आधार पर है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री देशांतर में गुजरता है जो ब्रिटेन के लंदन शहर के पास से होकर गुजरता है। भारत का स्थानीय मानक समय जो है 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में
भारत की रैंक कितनी है? तो 2 है। भारत की रैंक 2 है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक जो है दूसरी है। इस आधार पर देशों का क्रम है: चीन का पहले स्थान पर, भारत का दूसरे, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे इंडोनेशिया है, पांचवें पे पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो 90% है। 90% है। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित 90% है। निम्नलिखित में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? तो किसकी है? दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया की है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश और प्रजनन दर देखते हैं। सिंगापुर 2018 में 1.1 है। दक्षिण कोरिया का वर्ष 2018 में जो है वह 1% है। दक्षिण कोरिया में जो है 1.0 है। लाटविया में जो है 1.6 है। तो सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम जो है यही दक्षिण कोरिया है। आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा। न्यूनतम प्रजनन दर कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया में है। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक कहाँ की है? सोमालिया की है। सोमालिया की। सोमालिया में प्रजनन दर सर्वाधिक थी। सिक्स 6.1 है सोमालिया में। सबसे ज़्यादा सोमालिया में है 6.1। उसके बाद जो है कहाँ है? माली में है। माली में 5.9 है। उसके बाद जो है अंगोला में है 5.5। सबसे ज़्यादा नाइजीरिया सोमालिया है। फिर जो है माली है। 2 तो याद ही रखिएगा। विश्व का भूगोल विविध देखते हैं जो विविध से क्वेश्चन बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो बलुई मिट्टी आती है और जमा हो जाती है। तेज हवाओं द्वारा बलुई मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। यह घटना वायु अपरदन कहलाती है। वायु अपरदन है, उच्छालन है, पृष्ठीय विपर्षण है तथा झूलन है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य किससे है? टेरा रोसा तो लाल मिट्टी से है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य। काष्ठ स्थलाकृत काष्ठ प्रदेश में चट्टान के ऊपरी सतह पर लाल चिकनी मिट्टी का एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। इसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन है उत्पादक देश सबसे बड़ा? तो चीन है गेहूं का। FAO आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में चीन विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा भारत एवं रूस क्रमशः द्वितीय और तीसरे पे है। सबसे ज़्यादा चीन है, उसके बाद जो है रूस है, दूसरे भारत एवं रूस है। क्रमशः भारत दूसरे पे है, रूस तीसरे स्थान पे। पहला चीन है, दूसरे भारत है, तीसरे पे रूस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अंगूर की खेती करने या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से विटीकल्चर है। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन और उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। अगला क्वेश्चन है, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है कहाँ है? तो चाइना में है सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक। इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के अनुसार चीन सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व में सिल्क उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चीन का पहला स्थान है, उसके बाद भारत का स्थान है दूसरा। गेहूं में भी भारत है। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? तो वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा जो है किससे अधिक है? तो भारत का हिस्सा जो है 1/4 से अधिक है। आयोग ने ये माना है आंसर 1/3 से अधिक है। डिटेल देखते हैं। दिए गए प्रश्न के उत्तर में अंग्रेजी संस्करण भिन्नता है। अंग्रेजी संस्करण में वैश्विक कपास क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा जो है पूछा जा रहा है, तो जबकि हिंदी संस्करण में उत्पादन में ज्ञातव्य है कि कपास उत्पादन में लगभग 1/4 हिस्सेदारी के साथ भारत का विश्व में पहला स्थान है और विश्व के 1/3 से अधिक क्षेत्रफल में भारत कपास की पैदावार करता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए को माना था। आयोग ये माना है वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा जो है 1/3 से अधिक है। आप लोग भी 1/3 अगर क्वेश्चन पूछा गया तो करिएगा, बाकी इसको याद कर लीजिए। कपास उत्पादन में लगभग 1/4 हिस्सेदारी के साथ भारत का विश्व में पहला स्थान है। विश्व में दूसरा पॉइंट है, विश्व में 1/3 से अधिक क्षेत्रफल में भारत कपास की पैदावार करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? किसका है? तो भारत का। भारत का दूसरा स्थान है धान उत्पादन में। चीन पहले पे है। चीन गेहूं में भी पहले पे है और देखो धान में भी पहले स्थान पे है और इधर जो है सिल्क के उत्पादन में भी पहले स्थान पे है और सिल्क में दूसरा भारत है। गेहूं चावल में भी दूसरा भारत है। FAO के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चीन इस दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका औसत घनत्व जो है 1.32 ग्राम घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके पास स्वयं ही रेडियो ऊर्जा होती है, इसलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के हैं। निम्नलिखित में से बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह थे। वर्तमान में ग्रह एवं उनके उपग्रह चंद्र निम्न हैं। तो बुध के कोई जो है उपग्रह नहीं है। शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध के भी नहीं है। शुक्र के भी नहीं। पृथ्वी के एक उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 79 हैं और उसके बाद जो है शनि के कितने हैं? तो शनि के
82 हैं। उसके बाद अरुण के 27 है, वरुण का 14 है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो शनि के ही सर्वाधिक उपग्रह हैं। दूसरे स्थान पे कौन है? तो बृहस्पति हैं। पहले पे शनि है, दूसरे पे बृहस्पति हैं और तीसरे पे अरुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो क्या सही ढंग से? नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज, नहीं गलत है। गैसी, हाइपोथैलेमस, चैम्बरलिन और मोल्टन, यही बी ऑप्शन सही है। ज्वारी, हाइपोथीसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी, बी ऑप्शन सही है। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं का सही सुमेलन निम्नवत है। नेबुलर परिकल्पना जो है लाप्लास का है। नेबुलर परिकल्पना जो है लाप्लास का है। उसके बाद जो है ज्वारी हाइपोथीसिस जो है जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी का है। गैसी हाइपोथीसिस जो है कार्ट का है। ग्रही हाइपोथीसिस जो है चैम्बरलिन और मोल्टन का है। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है तथा द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रही परिकल्पना है। जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी की ज्वारी परिकल्पना तथा जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ट ने गैसी परिकल्पना प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो कौन छोटा है? तो शुक्र ग्रह छोटा है पृथ्वी के आकार में। सौरमंडल में स्थित ग्रहों का आकार छोटे से बड़े के अनुसार जो है इस प्रकार है। सबसे छोटा बुध है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर नेपच्यून है, फिर यूरेनस है, फिर शनि है, फिर बृहस्पति है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि है और छोटे क्रम में सबसे छोटा बुध है, फिर उसके बाद मंगल है। दो तो याद ही कर लो एकदम से। चलिए, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है उनके अवरोही क्रम को? तो यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, सी ऑप्शन सही है। बृहस्पति का व्यास ये रहा है, उसके बाद शनि का ये रहा, यूरेनस का ये। सबसे कम व्यास जो है मंगल का है और सबसे अधिक व्यास सबसे कम व्यास जो है बुध का है और सबसे अधिक व्यास किसका है? तो बृहस्पति का है। सबसे कम बुध का है, फिर मंगल का है और सबसे अधिक बृहस्पति का है, फिर शनि का है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल कहलाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो यहीं पे फिनिश हुआ। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। उन्हें तो ज़रूर शेयर किया करिए जिन्हें आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।